शुरू करें डिस्कशन। जय हिंद। आज हम लोग टेस्ट नंबर 37 डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 37 डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट नंबर 37। सारे टेस्ट डिस्कशन में मजा तो आपको आते ही है, और हर एक क्वेश्चन को जरा प्यार से बनाना है, थोड़ा सा टाइम देकर बनाना, पेशेंस से बना तो सारे क्वेश्चन आपके सही सही बन जाएंगे। टाइम को सिर्फ ध्यान में रखना है, और टाइम ज्यादा हमें नहीं लगाना है। टाइम कम से कम लगाने की बात करनी है। फोकस्ड, सेंटर्ड होके, कंसंट्रेशन से अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आसानी से कम समय में सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो वही आना है जो हमेशा आता रहा है। क्या आता रहा है भाई? पैसेज। तो पैसेज को हम लोग छेड़ते नहीं, क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते नहीं। चलो क्वेश्चन पढ़ाते हैं। Tagore had the visionary power to see the future in the seeds of the present events, Western civilization, literary and social works, his books. Tagore had the visionary power to see the future in. भविष्य किसमें दिखता था? उसको visionary power था, भविष्य किसमें दिखेगा? तो the seeds of the present events, यानी कि जो अभी जो घटना घट रही है इससे, Western civilization की, literary and social works किसकी बात करते हैं? His books। तो मुझे लगता है द सीड्स ऑफ द प्रेजेंट इवेंट्स, टू सी द फ्यूचर इन द सीड्स ऑफ द प्रेजेंट इवेंट्स, कि वर्तमान की जो घटना घटती थी उसको देखकर वो भविष्य का अंदाजा लगा सकते थे। इतना सेंस बहुत लोगों को होता है कि अभी अभी जो घटना घट रही है इसको देखकर हम 50 साल के बाद क्या होगा, 100 साल में क्या हो सकता है, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सब नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ लोग लगा लेते हैं। तो ये सेंस ज्यादा बेहतर होगा। तो फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट की पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट की पॉसिबिलिटी, सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी किसकी है? फर्स्ट की। जो ऑप्शन है उसके हिसाब से चलते हैं, आगे देखते हैं। टैगोर एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न्स। टैगोर एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ रिलीजियस फेनेटिज्म एंड रेसिज्म इन हिज बुक। उन्होंने अपनी जितनी बुक लिखी उसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि रिलीजियस फेनेटिज्म यानी धार्मिक कट्टरता जो है, धर्मांधता जो है, और रेसिज्म जो है, ये बहुत ही क्या कर सकता है, नुकसान हो सकता है। कंसर्न इन हिज बुक, किस बुक में भाई? The Tagore is concerned about the dangers of religious fanatism as in his book Materialism, Nationalism, Racism, Casteism। अब तो फिर देखना पड़ेगा भाई इसमें तो क्या था, ये तो ऐसा नहीं बनेगा। Tagore clearly perceived the basic differences between Tagore clearly perceived the basic differences between। अब इसमें पैराग्राफ में जाना पड़ेगा भाई, किस चीज में उन्होंने अंतर बताया? चाइल्ड मैरिज एंड कास्टिज्म, प्रोग्रेसिव थिंकिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन, द वेस्ट एंड द ईस्ट। ये सारी बातें हो सकती है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनका जो एरिया था बात करने का, समझने का, एजुकेशन था, फिलोसफी था, लिटरेचर था, तो उसमें सब कुछ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें सारी बातें आ सकती है। What was the destructive and dangerous effect that Tagore foresaw on man nature? कि मैन के व्यवहार में क्या डिस्ट्रक्टिव या डेंजरस इफेक्ट हो सकता है, जो भविष्य फोरसॉ का मतलब पहले से देख लेना, इंसान के नेचर में, प्रकृति में क्या बुराई आ सकता है, क्या खतरनाक ट्रेंड आ सकता है, क्या बात आ सकती है, क्या उन्होंने देखा होगा, क्या ऐसा उन्होंने महसूस किया होगा। तो इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इफेक्ट ऑफ वॉर्स इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कल्चरल इनरिचमेंट, मटेरियलिज्म। तो इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के तो बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं थे, तो इसमें मटेरियलिज्म की बात हो सकती है। मटेरियलिज्म की वजह से, यानी भौतिकता की वजह से इंसान पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि मटेरियलिज्म में भी साइंस और टेक्नोलॉजी भी आ सकता है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी भी क्या करता है, हमारी भौतिकता को बढ़ाने का ही काम करता है। तो मटेरियलिज्म, और इस मटेरियलिज्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक जो क्वेश्चन का आंसर, बुक वाला जो आंसर था, उसमें भी हो सकता है, इससे गेस कर सकते हैं हम लोग सिर्फ कि ये मटेरियलिज्म वाली बात होगी, कि ये जो इसका जो आंसर है हो सकता है, संभावना, क्योंकि इस लास्ट क्वेश्चन से ये पता लग रहा है। होगा कि नहीं होगा तो हम पैराग्राफ में जाने के बाद ही पता करेंगे। तो एक्चुअली चार में से 3 क्वेश्चन की बनने की संभावना तो है, बन चुका है। देखते हैं 3 सही होता है कि 2 सही होता है। एक क्वेश्चन के लिए हमें पैराग्राफ में जाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो। Tagore was a man of extraordinary vision and progressive thinking। बहुत ही असामान्य क्या थे? विजन के थे इंसान, दृष्टि के, और प्रोग्रेसिव थिंकिंग मतलब ज्यादा ही विकासात्मक सोच था उनका। स्पिरिचुअलिज्म एंड रैशनलिज्म
वर कंसाइल्ड इन टैगोर। टैगोर में आपको एस्पिरिज्म भी मिलता और नेशनलिज्म में तर्क भी मिलता है, यानी आध्यात्मिकता और तर्क भी है। और एक बात यह समझ लीजिए, धार्मिकता का तो पता नहीं, लेकिन आध्यात्मिक आदमी बहुत तार्किक होता है, ठीक है। इसलिए देखिए, जो सचमुच आध्यात्मिक आदमी होता है बहुत ज्यादा मंदिर मस्जिद नहीं जाता है। जैसे आप देखेंगे आज के ज़माने में, देखिए जो बहुत बड़े अपने आप को आध्यात्मिक समझते हैं होते हैं, वो ज़्यादा मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं बनते, वो ज़्यादा इधर शो ऑफ में नहीं रहते हैं। जैसे आप सदगुरु को देख लीजिएगा, या पंडित रविशंकर जी कहाँ पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, ये तो प्रवचन देते इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर जाते रहते हैं, बहुत मंदिर मस्जिद बहुत देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। होता यही है, या रामकृष्ण परमहंस थे या विवेकानंद थे तो किसी को देखेंगे तो स्पिरिचुअल लोग जितने भी होते हैं, उनका एक्यूमेन जो होता है, यानी उसकी बुद्धि जो होती है वो बहुत तेज होती है। यानी जिसकी बुद्धि तेज होती है वही आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि जो मोटी बुद्धि वाला तो जिंदगी में सब कुछ समझता है, खाओ पियो सो मर जाओ, यही होता है कि मजे लो बस जिंदगी, खाली दारू पियो, सिगरेट पियो, होटल घूमने जाओ, यहाँ घूमने जाओ, यही जिंदगी है, इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है। तो मोटी बुद्धि वालों का जो इससे भी आगे सोचता करे, इससे आगे क्या है, ये जीवन क्या है, हम कहाँ आके फंसे हुए हैं, इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ जाके होटल में जाके 4 दिन रह लिया, इससे क्या हो जाएगा। तो जिसकी बहुत ज्यादा सोच डेवलप हो जाती है वो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो हर चीज में बुद्धि तर्क लगा देता है, ठीक है। He had the visionary power of seeing the future in the seeds of the present events। पहला का जवाब तो मिल गया कि प्रेजेंट इवेंट्स में ही फ्यूचर को देख लेते थे। In his book नेशनलिज्म, अच्छा उनकी बुक थी नेशनलिज्म, पब्लिश्ड इन 1916, कि 1916 में उसकी बुक आई थी। टैगोर expressed his concerns about the dangers of religious and fanaticism and racism which caused the most destructive wars in the history of the world। अपनी उनकी बुक थी नेशनलिज्म बुक थी। तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, मटेरियलिज्म हम लोग बात कर रहे थे, तो एक एक क्वेश्चन तो हम लोग का गड़बड़ पक्का होना था, देख लेते हैं। ये तो पहला पहला तो सही हो गया, हम लोग ने मेटेरियलिज्म सोचा, लेकिन ये मेटेरियलिज्म से क्या हो गया, इसलिए मैंने कहा था कि हो भी सकता है। इसका बुक का नाम क्या हो गया, नेशनलिज्म, इसी के लिए हमको पैराग्राफ में जाने की जरूरत थी, तो वैसे नेशनलिज्म हो गया बुक का नाम। चलो, और इस बुक में क्या कर दिया, इसमें इन्होंने प्रोग्रेस क्रिटिकल परसीव्ड द बेसिस डिफरेंस बिटवीन, टैगोर क्लियरली परसीव्ड द बेसिस डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड मैरिज एंड कैस्टिज्म, इसमें तो अभी जाना पड़ेगा डिटेल में। और व्हाट वाज डिस्ट्रक्टिव डेंजरस इफेक्ट दैट टैगोर foresaw on man nature in effects of science and technology, effects of war in the history of the world। इसका जवाब तो अभी क्लियर नहीं हो सकता है, अभी मेटलिज्म हम लोग मान के चल रहे हैं, आगे चलते हैं इसके लिए और जाना पड़ेगा। He was a seer, वो एक संत थे, who foresaw the destructive and dangerous effect of science and technology on man and nature। साइंस और टेक्नोलॉजी, इसे बात अभी साइंस और टेक्नोलॉजी, हम लोग सोच रहे थे मेटेरियलिज्म, क्या निकल रहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि साइंस और टेक्नोलॉजी के बड़े सपोर्टर थे, लेकिन इस पैराग्राफ में तो उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर दी, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होना चाहिए था, इफेक्ट्स ऑफ साइंस है, हम लोग सोच रहे थे मेटेरियलिज्म, लेकिन इसका आंसर क्या निकलेगा, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। हालांकि ये भी सच है कि मेटेरियलिज्म के पीछे जब हम पढ़ते हैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात आती है, मेटेरियलिज्म में साइंस और टेक्नोलॉजी इंक्लूड है। साइंस और टेक्नोलॉजी में मेटेरियलिज्म नहीं होता, मेटेरियलिज्म तो भौतिक था, तो जब हम भौतिकवादी ज्यादा हो जाते तो साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देते कि हम जीवन को बेहतर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वर्ड भी अच्छा था, लेकिन चूंकि पैराग्राफ में डायरेक्ट इसी की बात किया है साइंस, और इसलिए इसी को चुनेंगे, जिसमें सीधी बात की है वही चुनेंगे। यही नेक्स्ट, ऑन मैन एंड नेचर की, मैन और नेचर पर साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा क्या बुरा, सिंस ही हैड प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी, वुड डोमिनेट मैन एंड डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड फाइंड ह्यूमन बी गुड। और वही हो रहा है आज, देखो मोबाइल फोन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, मोबाइल में सोशल मीडिया में फोन फेसबुक देखने में, वीडियो देखने के चक्कर में लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, वहां आप सुना वीडियो देखकर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, इधर घटना उधर घटना एंजॉय कर रहे हैं, अपने जो लोग हैं जिनके साथ उनका रिलेशन बेहतर होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, ये फैक्ट। और उन्होंने 100 साल पहले लगभग ये घोषणा कर दी थी, तो सच्ची बात हुई थी। तो टैगोर्स प्रोफेसीज हैव टू अ ग्रेट एक्सटेंट कम ट्रू। प्रोफेसीज का मतलब होता है भविष्यवाणियां, टैगोर ने जितनी भविष्यवाणी की टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक कम ट्रू, सही साबित हो गया। द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, अब तो ये तो क्लियर हो गया, वाज क्लियरली परसीव्ड बाय टैगोर मेटेरियलिज्म, करेक्ट, देखिए आ गया ना,
मैंने कहा था ना कि मेटेरियलिज्म वर्ड बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैराग्राफ तो मेटेरियलिज्म कैरेक्टराइज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेयरएज द लास्ट डोमिनेटेड बाय स्पिरिचुअलिज्म, कि जो मेटेरियलिज्म है भौतिकता वो ज्यादा उधर डोमिनेट करता है। खैर अब तो पैराग्राफ में डायरेक्ट ये लिख रखा था, तो वेस्ट एंड ईस्ट यही की बात होती है, तो अब तो आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। टैगोर हैड विजन, ये पहला क्वेश्चन बन गया। सेकंड, टैगोर स्पेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ रिलीजियस फेडरलिज्म इन हिज बुक नेशनलिज्म, दूसरा भी बन गया। चलो, टैगोर क्लियरली परसीव द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, किसकी बात, मैंने कहा था इसमें चारों पॉसिबल था, हर एक बात बताई थी इसमें, पैराग्राफ में लिखा ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो चलो, इफेक्ट दैट टैगोर फोरसॉ ऑन मैन एंड नेचर, मैन और नेचर में क्या, एंड मैन एंड नेचर, यहाँ मैन एंड नेचर होना चाहिए, एंड छूट गया यहाँ, क्या था, तो इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या था, इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चारों का जवाब मिल गया। और तो दूसरा आगे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन तो हमारा यही तो, क्वेश्चन पहले देखने से क्या होता है कि पूरे पैराग्राफ को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आधे पैराग्राफ में सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए, तो पूरा पैराग्राफ हम क्यों पढ़े, सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए, इसलिए क्वेश्चन हमेशा पहले ही पढ़ना है। इट इज टाइम वी डू समथिंग, तो बना रखा है, बताओ फिर फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन में तो कोई देर नहीं लगनी चाहिए, देर नहीं लगनी चाहिए ना, क्या जवाब देंगे, इट इज टाइम, बता रखा है, आसान सा क्वेश्चन है। इट इज टाइम के बाद टेंस में पढ़ा रखा है, वो हमेशा क्या था, पास्ट इंडेफिनिट, क्या होगा, वी डिड समथिंग, इट इज टाइम वी डिड समथिंग टू चेक, दूसरी गलती इसमें ही है, टू चेक होगा, दो दो गलती एक ही पार्ट में। इट इज टाइम वी डिड समथिंग टू चेक द इंसिडेंस ऑफ दिस इन्फेक्शियस डिजीज, किस जो इन्फेक्टेड डिजीज है इनका जो इंसिडेंस है, इसकी घटनाएं कम हो, तो डिजीज, डी आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया, नो लेस देन 30 फ्रेंड्स कम टू माई हाउस टू सी मी, कि 30 फ्रेंड से कम नहीं आए, 30 फ्रेंड से कम नहीं आए मुझे देखने के लिए मेरे घर। वैसे कुछ ग्रामर के बुक के हिसाब से इसमें नो एरर भी हो सकता है, लेकिन नो लेस देन से ज्यादा बेहतर क्या होता है, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, यानी गलती एक पार्ट में करते हैं। और कुछ ग्रामर के हिसाब से उसमें नो एरर है, कुछ ग्रामर ये कहता है कि अगर एकदम फिक्स नंबर होता है, फिक्स 30 फ्रेंड्स 40 फ्रेंड्स, तो हम नो लेस देन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बुक ये भी कहता है, उसे नो लेस देन से ज्यादा बेहतर है नॉट लेस देन, ठीक है, ए पार्ट में। बताओ भाई, पढ़ा रखा है प्रीपोजिशन में, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। Despite of the severe weather conditions, all the students appeared at the examination, कि सीवियर वेदर कंडीशंस की, बहुत खराब वेदर कंडीशंस के बावजूद भी, मौसम के बहुत खराब स्थिति के बावजूद भी, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट, किस कोई रुका नहीं, appeared at the exam, देखो एग्जाम में देना क्या होता है, appear at the examination, है ना, परीक्षा में शामिल होना, appeared at the examination। तो प्रीपोजिशन में पढ़ा रखा है, वैसे क्लास जब मैंने किया तो उसमें कई बार डिस्कशन भी कर रखा है, क्या डिस्कशन कर रखा है, याद आ गया, कि डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते, और प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ा भी रखा, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं, इसका मतलब ए पार्ट में गलती होगी, डेस्पाइट का मतलब होगा के बावजूद, लेकिन डेस्पाइट के साथ कभी भी हम ऑफ नहीं लगाते, इन स्पाइट के साथ ऑफ होता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ होता है, लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
डायरेक्शन, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, भाई ऐसा वर्ड चुनना है जो क्या हो, मीनिंग में अपोजिट हो, अपोजिट इन द मीनिंग, अपोजिट इन द मीनिंग। बोवाइन, बोवाइन, नॉर्मली इसको देखिएगा तो ये आपको क्वेश्चन ही लगेगा गलत, नॉर्मली क्या लगेगा, क्वेश्चन ही लगेगा गलत, क्योंकि बोवाइन के विषय में आपने जो वन वर्ड ऑप्शन देखा होगा, तो वन वर्ड ऑप्शन में बोवाइन का मतलब क्या दिया होगा, जो गाय वगैरह से संबंधित हो, गाय से, ऑक्स से, यानी कॉज ऑक्स से जो रिलेटेड हो, कैटल से जो संबंधित हो, उसको बोवाइन कहते हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो कोई मीनिंग ही नहीं है, और थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्या होना चाहिए, सेंसिबल, क्या होना चाहिए था, सेंसिबल। तो थोड़ा सा लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत, कोई आंसर ही नहीं, क्योंकि गैलेंट का मतलब हो गया बहादुर, क्यूरियस का मतलब हो गया उत्सुक, ग्लूमी का मतलब हो गया निराशामय, अंधकारमय। तो भाई बोवाइन का मतलब तो संबंधित हो गया बैल से, गाय से, तो फिर क्या ही हुआ। तो अब यह देखना पड़ेगा कि गाय या बैल कहने का मतलब मूर्ख भी होता है, एकदम गाय है अगर हम किसी को कहना चाहते हैं तो मूर्ख है, बहुत सिंपल है, बहुत भोला भाला है, स्टूपिड है, ऐसा भी कहने का सेंस होता है। बुद्धि कम चलती है, एकदम बैल है, इसका मतलब क्या है, बुद्धि कम चलती है। तो थोड़ा सा स्टूपिड, थोड़ा सा बुद्धि कम अगर चल रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट नहीं है, तो उसको भी हम बोवाइन कहते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेंसिबल। ठीक है, तो इसका आंसर 8 का सी करके आना है, सेंसिबल, समझदार। बोवाइन, बोवाइन का मतलब होगा स्टूपिड, स्लो, डल, तो अपोजिट क्या होगा, सेंसिबल। नेक्स्ट, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है भाई, सिनोनिम ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट तो होता नहीं है, स्ट्रिक्ट क्या होगा, स्ट्रिक्ट, टी, स्ट्रिक्ट। सिनोनिम ढूंढना है, सिमिलर सिनोनिम ढूंढने का मीनिंग तो जानिए, समानार्थक, पर्यायवाची। तो स्टॉप का मतलब रुकना, तनाव, टेंस का मतलब तनाव, श्रिंक का मतलब सुकड़, सिकुड़ना, स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त या कठोर, स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त या कठोर। तो क्या होगा सिनोनिम, तो स्ट्रिंजेंट का भी मतलब क्या होता है, सख्त या कठोर, हार्श, हार्ड, यही तो होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, हार्श, हार्ड या कठोर, स्ट्रिक्ट सिनोनिम्स, स्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट, वेंट्रीलोक्विस्ट। तो वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब होता है, ये तो वन वर्ड ऑप्शन में कई बार पूछा है, वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब होता है कि जो बिना ओठ खोले ही आवाज निकाले, स्वर निकाले। तो बिना ओठ खोले, बिना जुबान हिलाए, लिप्स को हटाए, कि साउंड निकालना, आवाज निकालना, बोलने की कोशिश करना नाद से, पेट से, बहुत मुश्किल काम होता है, तो कहते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट, वेंट्रीलोक्विस्ट। ये स्पेलिंग तो वैसे ही गलत है, इसमें डबल आ गया, वेंट्रिल, इसमें भी डबल एल है, ये तो दोनों का था, इसलिए स्पेलिंग भी गलत है। तो अब बचा यही दोनों स्पेलिंग, एक में एल है और एक में डबल एल है। तो वेंट्रीलोक्विस्ट में जो होता है, वेंट्रीलोक्विस्ट में सिंगल एल होता है, तो इसलिए ए, वेंट्रीलोक्विस्ट, पेट से बोलने वाला, बिना जुबान खोले बोलने वाला वेंट्रीलोक्विस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या इसमें फर्स्ट किया, वन हु सीक्रेटली लिसन टू टॉक ऑफ अदर्स, कि जो चुपचाप छुप कर दूसरे की बातचीत को सुनता है, जो चुपचाप या छुप कर क्या करता है, दूसरे की बातचीत को सुनता है, उसको क्या कहते हैं, जो चुपचाप या छुप कर दूसरे की बातचीत को सुनेगा, उसको क्या कहते हैं। वैसे नंबर चैप्टर में मैंने ये पढ़ा है। स्पाई का मतलब जासूस, डिटेक्टिव का मतलब भी जासूस, ये दोनों तो सेम ही हो गया, तो ए और बी तो होगा ही नहीं। इमिसरी, इमिसरी का मतलब होता है दूत, तो ये भी बात खत्म हो गई, इमिसरी का मतलब दूत हो गया ना, किसी का, सरकार वगैरह का दूत जो होता है। तो ये वैसे नंबर चैप्टर में करा रखा था, क्या होगा, इप्स ड्रॉपर। इप्स वर्ड का जब मीनिंग बताया था उसमें बताया था, इप्स ड्रॉपर में नंबर चैप्टर में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम एंड फ्रेज का मीनिंग बताना है, इस ईडियम या फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, इस ईडियम का नो लव लॉस्ट बिटवीन, नो
लव लॉस्ट बिटवीन। स्टॉप लविंग, किसी को प्यार करना बंद कर देना। नॉट ऑन गुड टर्म्स, अच्छे संबंध नहीं होना। फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप बनाना। हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी समझ होना। क्या होगा, क्या होगा? तो नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है कि कोई लेना देना नहीं होना, कोई मतलब ही नहीं होना, कोई सरोकार ही नहीं होना, कोई मतलब ही नहीं रखना, कोई सरोकार ही नहीं होना, कोई कोई अब कोई किसी से मतलब ही नहीं है, सरोकार से नहीं है, इसका मतलब क्या? आप अच्छे रिलेशन नहीं है किसी से। किसी से अगर आपको कोई मतलब ही नहीं है तो इसका मतलब जिससे आपको मतलब नहीं उसका उससे कम से कम आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा ना, तभी तो उससे मतलब नहीं है। इसलिए बेहतर क्या होगा? नॉट ऑन गुड टर्म्स, क्या होना चाहिए? बी, नॉट ऑन गुड टर्म्स, बी। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम मे माया कम इन टू डिस्कस विथ यू समथिंग। आई सेड टू हिम मे माया कम इन टू डिस्कस विथ यू समथिंग, क्या माया आ सकती है अंदर तुमसे कुछ डिस्कस करने के लिए? तो आई सेड टू हिम, I asked him, I asked him, I asked him. Okay. If Maya might have come, have come या टेंस ही बदल गया, एक का ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा करते, I asked him if Maya might come in to discuss with you। सेकेंड पर्सन को बदल ही नहीं रहा, पर्सन को चेंज कर ही नहीं रहा, ये ऑप्शन गया। क्योंकि टेंस चेंज करना, पर्सन चेंज करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करना, ये तो इंपॉर्टेंट है। आई आस्क्ड हिम इफ माया माइट कम in the discuss with him something। अब इन द डिस्कस है, इन द इन टू डिस्कस है, तो यहाँ तो थोड़ा सा ग्रामर का मिस्टेक लग रहा है, इसको अभी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे कि प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्या है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आई टोल्ड हिम दैट माया माइट कम इन टू डिस्कस विथ हिम समथिंग। तो आई सेड टू मे माया कम इन टू डिस्कस विथ यू समथिंग, कि क्या माया आपसे कुछ डिस्कस करने के लिए आ सकती है, ये कहने की बात हो रही है। तो जब ये मे माया कम, क्या आ सकती है? माया आ सकती है, यानी परमिशन ले रहे हैं आप, तो परमिशन ले रहे हैं, इसका मतलब ये जो टोल्ड दैट कर दिया, ये ठीक नहीं है। आई आस्क्ड हिम इफ माया माइट कम इन टू डिस्कस विद हिम, ये जो दी है ना, ये मिसप्रिंट हो गया इतनी, क्योंकि ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या सही नहीं, ये टोल्ड हिम कर दिया। जब आप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो टोल्ड हिम क्या कर रहे हैं, और उसके बाद दैट भी लगा दिया, तो कनेक्टर भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी तो बिल्कुल गलत हो गया। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बस टू का, तो इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए था, तीसरा होना चाहिए था। आई आस्क्ड हिम इफ माया माइको की तो बिल्कुल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो दैट तो कनेक्टर हो ही नहीं सकता है, तो कहानी ऐसे ही खत्म होगी। तो बस यही द के जगह टू कर दिया तो कहानी बन जाएगी। हो जाता है ऐसा कभी कभी। नेक्स्ट, वी शुड शूट द रेपिस्ट डेड, कि हमें क्या करना चाहिए? जो रेपिस्ट है उसको गोली मार देनी चाहिए। शूट द रेपिस्ट डेड, जो भी रेपिस्ट है उसको गोली से उड़ा देना चाहिए, गोली से भून देना चाहिए। तो बताओ भाई, सही है या गलत है? वी शुड दैट, और चेंज वॉइस करना, तो वॉइस चेंज करने तो बात ही नहीं। रेपिस्ट शुड शॉट डेड, तो पहला तो सेंटेंस ही पैसिव नहीं है, जब तक बी के साथ बी थ्री नहीं आता तब तक तो पैसिव बनता है, तो पहला तो पैसिव में है ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या क्या कि हेल्पिंग वर्ब बदल दिया, कहानी खत्म। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बदल दिया, ये भी कहानी। आपको पता रखा वॉइस में कि हेल्पिंग वर्ब बदला, मॉडल्स बदला, कहानी खत्म। मॉडल्स जहां आपने बदला वॉइस का, वॉइस में आप टेंस और, यही इसलिए जानबूझकर टेंस और नरेशन पूछता है कि दोनों अपोजिट है। टेंस में क्या है, नरेशन में क्या, टेंस बदलना ही बदलना है मैक्सिमम केस में। टेंस, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें टेंस नहीं बदलता है नरेशन में। और वॉइस में क्या है कि टेंस बदलना ही नहीं है, नरेशन में टेंस बदलना ही है, वॉइस में टेंस बदलना ही नहीं है। तो इसलिए दोनों पूछता था कि इधर लोग उधर कर दे उधर, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो कुछ करेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कमिटी हैज टू सबमिट इट्स रिपोर्ट 2 months। कंडीशन है, शर्त है, इस तरह क्वेश्चन पहले भी आया कि जो कमिटी है इसको 2 महीने के
अंदर या 2 महीने में अपना रिपोर्ट देना है। 2 महीने के अंदर या 2 महीने में अपना रिपोर्ट देना है। यही तो कहना चाह रहा है कि जो कमिटी है इसको 2 महीने में या 2 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट देना है। 2 महीने में। तो प्रिपरेशन चैप्टर में बता रखा है, इससे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है कि अगर कंडीशन की बात करते हैं, अगर कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन में हमेशा विद इन का इस्तेमाल होता है। यहाँ टाइम का कंडीशन है कि 2 महीने के अंदर करने हैं, मतलब करने हैं। तो 2 महीने के अंदर करने हैं, करने मतलब बी, विद इन। तो भाई 2 महीने का टाइम है, कंडीशन के 2 महीने के अंदर करने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे, उसमें कोई इधर तो कंडीशन बता के बात करनी है तो हमेशा विद इन। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। I told him not to be afraid. I told him not to be afraid, his father. कि मैंने उसे कहा कि भाई अपने बाप से मत डरो। यही है। I told him, I told him कि अपने पिता से, वैसे भी बाप से कौन डरता है, लेकिन लिहाज करना अलग बात है, डरता कौन है? लिहाज करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। I told him not to be afraid। तो अफ्रेड का प्रीपोजिशन तो फिक्स है, सबको पता है, एकदम नॉर्मल सा है, एकदम कॉमन सा है, बार बार पूछता है। अफ्रेड के साथ क्या होना है? ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, एकदम कॉमन, जनरल, डे टू डे लाइफ में खूब यूज होने वाला वर्ड है ना, अफ्रेड ऑफ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो एकदम 1 नंबर के समझिए, और बार बार पूछता है, ऐसा नहीं कि पूछ के छोड़ दिया दोबारा नहीं पूछेगा, कभी भी पूछ सकता है। एकदम बेसिक बेसिक का ये सब क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है, हमेशा। चलो, ये भी तो ऐसा क्वेश्चन पूछना भी फिक्स है, डिग्री में बता रखा था कि भाई ऐसा क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता रहता है। क्या? द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट, कि जितनी ऊंचाई पर आप जाते हैं वहां क्या होगा? टू ब्रीथ, सांस लेना क्या होगा? द हायर, तो घुमा दिया, डिग्री से घुमा के यहाँ कहाँ ले आया? टेंस पे ले आया। डिग्री से कंसेप्ट उठा के देखो टेंस पे कैसे पटक दिया। इसी को कहते हैं क्वेश्चन पूछने वाले की समझदारी। क्वेश्चन घुमाया ऐसे कि लग रहा था डिग्री से पूछेगा, लेकिन घुमा के कहाँ पटक दिया? टेंस पे। ठीक है, लोग इस तरह क्वेश्चन में सोचते हैं कि बस डिग्री से ही पूछेगा, और घुमा दिया, उसकी मर्जी, अपनी बात। तो अगर टेंस पढ़ रखा है, टेंस में आपको मैंने बता रखा है, कोई ऐसी बात करते हैं जो कि फैक्ट है, कोई ऐसी बात करते हैं जो फैक्ट है, जो हमेशा सत्य होता है, जो हमेशा ट्रू होता है, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात करते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है, एक फैक्ट है। ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाते हैं सांस सांस लेने में तकलीफ होती है, ये एक फैक्ट है। तो फैक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो हैज बिकम का कोई सेंस ही नहीं, इज बिकमिंग का कोई सेंस ही नहीं, ये भी गलत ही। बिकेम पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ही है, बिकम्स, एक ही होगा, क्या होगा? बी हो जाएगा। कि हायर हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ, कि जितनी ही ऊंचाई पर हम जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है सांस, यानी ऊंचाई पर हम बढ़ते जाते हैं और सांस लेने की मुश्किलात बढ़ती जाती है। यही है ना। ही इज गिवन बैड हैबिट्स। अब जरा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि अगर ये मिसप्रिंट है तो इसका आंसर कुछ और होगा, और अगर ये मिसप्रिंट नहीं है तो इसका आंसर कुछ और होगा। क्योंकि गिव अप भी फ्रेजल वर्ब है और गिव इन भी फ्रेजल वर्ब है। गिव इन का मतलब हो जाता है किसी चीज के सामने सरेंडर कर देना, झुक जाना, हार मान लेना किसी से, गिव इन। और गिव अप का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। तो अगर सेंटेंस ऐसा है कि ही इज गिवन, तो यहां पर इन होना चाहिए, ही इज गिवन इन बैड हैबिट्स। इसका मतलब एकदम बैड हैबिट में खोया हुआ है, घुसा हुआ है, डूबा हुआ है, लिप्त है, यानी बैड हैबिट के सामने तो उसने सरेंडर कर रखा है, लिप्त। ठीक है, कि बुरी आदतों में वो लिप्त है, झुका हुआ है, समाया हुआ है, डूबा हुआ है। ही इज गिवन इन, क्योंकि गिवन का मतलब वो सरेंडर हुआ, किसी के सामने झुक जाना। तो गिवन इन मतलब बुरी आदतों के सामने उसने सरेंडर कर रखा है, बुरी आदतों में वो हाथ पैर नहा धोकर पूरी तरह से क्या शामिल है। सपोज करो यहाँ इज ना होता, यहाँ होता हैज, तो भी यही ठीक होता, गिवन। तो यहाँ अगर ही इज गिवन है तो ही इज गिवन का मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, लेकिन हैज गिवन है तो गिवन क्या हो जाएगा? वर्ब की तरह यूज होगा। तो ही हैज गिवन होगा तब ये हो जाएगा अप, ही हैज गिवन अप बैड हैबिट्स, फिर मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ही हैज गिवन अप बैड हैबिट्स का मतलब उसने बुरी आदतें छोड़ रखी है।
तो अब ये देखना, आपको ये समझना कि अगर ये हैज के साथ आ जाए तो एकदम क्या कर दीजिएगा, गिवन अप कर दीजिएगा। इज के साथ ही आए तो आपको इन करके आना है। हो सकता है जानबूझकर ऐसा पूछा गया कि लोग गिवन अप करके आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि याद करके जाए और गिवन करके जाए। तो किसी चीज में डूबा हुआ है, समाया हुआ है, लिप्त है, तो इन करके आइए। और अगर किसी आदत को छोड़ दिया तो आप करके आइए। आप क्या सोच के पूछा था, ये तो दोनों बातें संभावना बन सकती है, इसलिए ज्यादा तुक नहीं मारना, तुक्का नहीं मारना। चलिए 19 read the sentences and find out which of the four combinations is correct। भाई सेंटेंस पढ़िए, इसका कभी कभी आंसर दूसरे में चला जाता है, तो ऐसा नहीं है, नहीं गया उसी में आंसर। Between 1815 and 1818 in Bengal alone, 800 women become सतीस। 1815 से 1818 के बीच में 800 औरतें जो सती हुई, ठीक है। They did, the British did not, they British नहीं, the British क्या होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोवोक। तो प्रोवोक का जो नाउन फॉर्म होगा, प्रोवोक का जो नाउन फॉर्म होगा क्या होगा, प्रोवोकेशन, उकसाना है, भड़काना। तब तक इसको सॉल्व करते जब तक आ रहा है। तो बात हो रही थी कि इसमें हम लोग द लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये दे, द ब्रिटिश डिड नॉट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। दे फियर्ड अ बैकलैश फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स। बैकलैश का मतलब क्या, प्रतिक्रिया, उल्टी जवाब। बैकलैश का मतलब प्रतिक्रिया, उल्टी जवाब। एलिमेंट्स की ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स का बैकलैश होगा। द सिस्टम ऑफ सती प्रिवेल्ड अमंग अपर कास्ट हिंदूज इन द 19th सेंचुरी। अब इस चारों में से अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब एक फैक्ट से जिस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं वो पहले होना चाहिए। तो एस एक फैक्ट को बता रहा है, इसलिए एस सबसे पहले होना चाहिए, एक फैक्ट, तथ्य कि द सिस्टम ऑफ सती प्रिवेल्ड अमंग अपर कास्ट हिंदूज इन द 19th सेंचुरी। जो अपर कास्ट के हिंदू थे उसमें सती प्रथा चलती थी, सती। और उसके बाद अगर हम फैक्ट की बात करें तो बिटवीन 18, ये केस हो गया। तो एस के बाद पी, यानी ये ऑप्शन सबसे बेहतर है। एस के बाद पी इसमें देखिए कहीं है ही नहीं, तो सबसे पहले ये होना चाहिए फैक्ट है, तो फैक्ट सेंटेंस को शुरू करना चाहिए, तो फैक्ट ये हुआ, तो एस के बाद पी लिखे। उसके बाद क्या करते बंगाल। उसके बाद क्यू क्या कह रहा है कि द ब्रिटिश डिड नॉट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट, तो इस प्रैक्टिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो एस के बाद पी के बाद क्यू भी अच्छा अच्छा ऑप्शन बन रहा है। दे फियर्ड, क्यू के बाद आर ही होना चाहिए। देखो क्यू के बाद आर है, सीबीसी में, इसमें देखो क्यू के बाद आर के बीच दो गैप आ गया। इसमें भी क्यू के बाद आर है लेकिन पी अलग हो गया, पी से शुरू कर दिया और एस को सबसे लास्ट में कर दिया। ऐसा नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अपर कास्ट सिस्टम में ये प्रथा थी, तो फैक्ट ये हुआ, तो पैराग्राफ इससे इंट्रोड्यूस होगा। और उसके बाद इस प्रैक्टिस की वजह से बंगाल में 1815 से 1818 के बीच में 800 वुमेन को क्या किया गया, सती हुई। तो जो फैक्ट है उससे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और फैक्ट से रिलेटेड बातें जो एक साथ होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड फैक्ट होता है। एस के बाद तुरंत पी होना चाहिए, तो बेहतर ऑप्शन क्या है ये। और क्यू के बाद आर होना ही चाहिए था। तो क्यू के बाद आर सिर्फ इस ऑप्शन में, इसमें क्यू के बाद आर कर रहे हैं, तो द ब्रिटिश अब पी, तो ये फिर क्यू के बाद आर, पी के बाद एस के मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है हमारा, डी। लास्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, उकसाना या भड़काना, उकसाना या भड़काना। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड प्रोवोक, कि प्रोवोक का नाउन फॉर्म क्या हो। तो प्रोवोक क्या है, उकसाना या भड़काना। प्रोवोक क्या है, उकसाना या भड़काना। तो नाउन उकसाना या भड़काना का नाउन फॉर्म क्या है, प्रोवोकेशन। उकसाना या भड़काना का नाउन फॉर्म क्या है, प्रोवोकेशन। क्या हो जाएगा, प्रोवोकेशन। तो प्रोवोकेशन कौन सा ऑप्शन है भाई, चार ऑप्शन, फोर्थ। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ, प्रोवोकेशन, फोर्थ, डी, प्रोवोकेशन। क्लियर हो गया। तो बन गया ये पैराग्राफ भी, ये टेस्ट भी हम लोग का सॉल्व हो गया।
इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा हर कदम पे आपके साथ रहेगा, क्योंकि इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। आप भी अपना साथ बनाए रखें और मैक्सिमम स्टूडेंट को क्लास के विषय में बताएं, सारी सुविधाओं के विषय में, जो फैसिलिटीज आपको हमसे मिलती है, सारी सुविधाएं जो हमसे मिलती है, सारी गाइडेंस जो हमसे मिलती है, इनके विषय में मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जितने स्टूडेंट को आप बताएंगे, हमारे देश के लिए उतने ही अच्छे अच्छे सोल्जर्स, उतने ही जवान तैयार होंगे। तो आप पूरी मजबूती के साथ एकेडमी का साथ दीजिए। जय हिंद।